हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपसे आज बात करेंगे परावैद्युत तथा परावैद्युतांक के बारे में। ठीक है, तो परावैद्युत को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि चालक और कुचालक क्या होते हैं। हमें पता है कि आपको पता है ये दोनों चीज़ें, लेकिन फिर भी समझ लो। जो चालक होते हैं, चालक में क्या होता है? चालक में बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, हमने इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा जो हमने समझाया था स्टार्टिंग में, यदि आप वो पढ़ लेंगे ना तो ये बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बद्ध और मुक्त। और जो कुचालक होते हैं, कुचालक में क्या होते हैं? सिर्फ बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये नहीं होते हैं। अच्छा, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में धारा तब प्रवाहित होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि चालक में तो धारा का प्रवाह होता है, लेकिन कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये सब चीज़ें आपको पता थी, लेकिन हमने फिर भी समझा दी। अब समझते हैं थोड़ा सा परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत जो है वो कुछ अलग नहीं है, परावैद्युत कुछ अलग नहीं है। ये जो कुचालक पदार्थ होते हैं वही परावैद्युत होते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या बनती है? वे कुचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उनकी सतहों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, अभी तो हम बोल रहे थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये प्रेरित आवेश उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, तो क्या प्रेरित आवेश उत्पन्न हो रहा है तो क्या ये बद्ध इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? तो इसी को भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हमने पहले दो बातें बोली, इसको अच्छे से समझो। क्या कि जब चालक में धारा का प्रवाह करते हैं या उसमें आवेश देते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, लेकिन कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बस इसको अच्छे से समझो। अब देखो यहाँ पे परावैद्युत। अच्छा, परावैद्युत को पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि यदि चालक को हम वैद्युत क्षेत्र में रखें तब उसके साथ क्या होता है, और जब हम परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब उसके साथ क्या होगा। पहले चालक के लिए समझ लो तो परावैद्युत के लिए समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले क्या करते हैं हम? पहले हम एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अच्छा, इसकी दिशा कहाँ है? इसको अच्छे से समझो। इसकी दिशा यहाँ से यहाँ की ओर है। ठीक है, यहाँ पे ई बना लिख दो, ई वेक्टर। अब यहाँ पर यदि हम कोई चालक पदार्थ रख दें, क्या रख दें? चालक। अच्छा, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, अच्छा, हम ये जानते हैं जब किसी वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश रखा जाता है तो उसकी दिशा, उस पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही होती है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये सब। और यदि ऋण आवेश रखते हैं तो उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या है, ये आपने जैसे ही चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऋण आवेश भी है, धन। अच्छा, इसको पहले ऐसे अलग बना दो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है तब क्या है? इसमें धन आवेश भी है, ऋण है, यहाँ भी धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, मतलब पूरे में एक समान रूप से सब धन ऋण सब फैले हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही चालक को उठाकर यहाँ रख दोगे तो फिर क्या होता है? जो ऋण आवेश होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में मूव कर जाते हैं। ये इस तरीके से सभी जितने भी ऋण आवेश होते हैं सभी यहाँ आ जाते हैं, और जितने भी धन आवेश होते हैं वो सब इस सतह पर रह जाते हैं। ठीक है, वो इस सतह पर आ गए। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब ये होता है कि जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ही ऐसा हो जाता है तो जहां हम जानते हैं आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र तो कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये आवेश धन आवेश है, तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र कहाँ जाता है? बाहर की ओर निकलता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? धन आवेश से बाहर की ओर। और ऋण आवेश में कहाँ होती है? अंदर की ओर। तो क्या होता है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, ईपी। ईपी नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, कहाँ बन जाता है ये वैद्युत क्षेत्र? ये वैद्युत क्षेत्र बनने लगता है चालक के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये आवेश यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ ऋण आवेश यहाँ पहुँच गए। ठीक है, लेकिन हमें ईपी से मतलब नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है ये कि यहाँ पर चालक के अंदर हमें ईपी से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है नेट। नेट का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बताएंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए हम करते हैं
यदि हम इसको ई डैश मान लें, क्या मान लें, ई डैश, नाम देना है ना इसलिए, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने ई नेट, नेट परिणामी बताना है, तो ई डैश माइनस ई पी। अब देखो क्या होगा इसका, जैसे हम हमेशा से बताते हैं, यदि इसमें कोई वस्तु में दोनों तरफ से विपरीत दिशा में दो बल लगे समान मात्रा के, तो क्या होता है, वस्तु वहीं रुकी रहती है, कोई मतलब नहीं होता, बल एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं। वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये है और इसके अंदर बना इंट्रिंसिक, ये अंदर की तरफ इसकी दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की वो यहाँ की ओर है। तो इसकी बाह्य वाले की यहाँ है, अंदर वाले की यहाँ है, बराबर है। और ये जो अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसमें, चालक में, वो उतना ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जितना कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। तो जितना बाह्य वाला है उतना ही अंदर वाला है। तो जब दोनों की मात्रा बराबर होगी तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नेट, ई नेट, ई नेट, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें ई नेट से मतलब होता है, ईपी से मतलब नहीं होता। कई बार ये डाउट हो जाता है बाद में, ठीक है। तो इसको हमेशा क्लियर रखो। क्या हमें यहाँ पे परिणामी देखना होता है, तो हम क्या जानते हैं, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है किसी भी चालक के अंदर वो कितना होता है, 0 होता है। इसको हमेशा समझ के रखना, ठीक है। क्या चालक के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, ठीक है भैया। ये तो हम चालक के लिए बहुत अच्छे से समझ गए। अब किसके लिए समझना है, अब हमें तो परावैद्युत की बात चल रही, तो परावैद्युत के लिए समझेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। परावैद्युत के लिए देख लो, अब यहाँ पे ये हमने बना दिया वैद्युत क्षेत्र, ये हमने बना दिया वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या लेकर आएंगे हम, अब लेकर आएंगे परावैद्युत। परावैद्युत कोई अलग से नहीं है, ये क्या है, कुचालक पदार्थ ही होते हैं, बेकुचालक पदार्थ। अच्छा, सभी कुचालकों के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आप लकड़ी का बासा, आप लकड़ी का डंडा आप लेकर खड़े हो जाओ, किसी तार आर में यदि टच करा देंगे आप, तो उसमें क्या धारा का प्रवाह होता है, नहीं होता, ना ही उसमें कोई प्रेरित आवेश भी उत्पन्न होता है, ठीक है। समझो यहाँ पे, अब हमने यहाँ पर कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, कोई टुकड़ा रख दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हैं, प्रोटॉन तो हैं। कोई भी पदार्थ है किसी न किसी परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु है तो वहां पे धन आयन और ऋण आयन दोनों होंगे। बात समझ में आ रही है, वहां पे धन आवेश भी होगा, ऋण आवेश भी होगा, दोनों होगा। लेकिन है क्या नहीं है, वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चलो ठीक है, नहीं रहने दो मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन धन और ऋण तो है, धन है, ऋण है, सब तो है, ठीक है भाई। इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, यहां पर हम क्या बोलते हैं, बार बार क्या बोल रहे हैं हम, यहां पर ये बोल रहे हैं कि यहां पे बद्ध इलेक्ट्रॉन है। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि वो बंधे हुए हैं परमाणुओं से, उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यदि उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, फिर ये प्रेरित आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है। अब इसको समझो, हमने इस तरीके से ये आवेश पूरे में फैला है, ठीक है, ये फैला हुआ था। अब हम इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास अणु है, यदि एक अणु है तो उसमें धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है। और जैसे ही आप परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, पहले आप रखे थे, अभी जो हमने माइनस प्लस बनाया था ना, वो कब के लिए, वो तब के लिए है जब आपने कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं दिया। अब हमने यदि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया इसको, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो ऋण वाला आवेश है वो थोड़ा सा यहां पहुंच जाएगा। अच्छा, एक जो अणु है वो अणु धन से और ऋण से दोनों से मिलकर बना है। अभी ये दोनों साथ में, आपस में दोनों साथ में, और जैसे ही ये यहां आता है वैद्युत क्षेत्र में, तब क्या हो जाता है, ऋण थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, ऋण और धन एक दूसरे थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझो, किसी पदार्थ में ये थोड़ा ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, किसी में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, किसी में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और जिसमें बिल्कुल भी दूर दूर नहीं होंगे उसमें तो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ऋण और धन थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो गए, ठीक है भाई। यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है ना कोई पदार्थ, ठीक है भाई, ऐसा यहाँ पे भी हो जाएगा। ये इस तरीके से पूरे में हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे से डाइपोल बन जाएंगे। दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ छोटे छोटे से क्या बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे। यहाँ पे ऋण, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये यहाँ पे इस तरीके से पूरा बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है,
यहां पे ऋण आ जाएगा पूरा एक साइड और यहां पे पूरे में धन धन आ जाएगा इस साइड, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, अंदर ये होता है जो धन और ऋण आपस में मिल जाते हैं, ये धन और ऋण आपस में मिल गया, ये मिल गए। फिगर साफ सतला समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो देखो फिर से। अभी हमने ये बना लिए, डाइपोल बन गए अपने आप जब वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो ये यहां पे बना, ये यहां पे बना, ये यहां ये माइनस आ जाएगा, यहां प्लस। अब क्या होता है, ये धन और ये ऋण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर क्या होता है, अंदर वाला सब कुछ कैंसिल हो जाता है, बाहर क्या बचता है, बाहर से बचता है यहां पे ऋण ऋण आ जाता है, यहां पे ऋण आवेश आ जाता है और यहां पे धन आवेश आ जाता है, ठीक है। ये कब, जब हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो हल्के से थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, हल्का सा। तो क्या होता है, इसमें भी ऋण यहां पे आते हैं और इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऋण जितने भी पूरे चालक में होते हैं वो सारे के सारे यहां आ जाते हैं, लेकिन इसमें सभी नहीं आ पाते। इसमें जो पास में है वो थोड़ा सा खिसक कर आ गए तो बहुत कम ही आवेश यहां पहुंच पाता है। ये क्या है, प्रेरित आवेश है, लेकिन धारा प्रवाह नहीं हो सकती है। धारा के लिए क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां है उठकर उसे यहां से यहां चला जाना चाहिए, लेकिन कुचालक में ऐसा नहीं हो पाता। यहां पे क्या, थोड़ा सा यहां हो पाता है, स्ट्रेच हो पाता है, क्योंकि वो बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझो। अच्छा, अब क्या होता है कि जब यहाँ पे प्लस प्लस आ गया, यहाँ माइनस माइनस आ गया, अब इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र बनेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र बना अंदर की तरफ, प्लस से माइनस की ओर बनता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और बाह्य वैद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पे, वो है हमारा ई डैश, उसकी दिशा यहाँ की ओर है, ठीक है। अंदर जो बना है उसको हमने लिया ईपी। अच्छा, अब एक बात यहाँ समझो, यदि आवेश कम है तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र भी कम बनेगा। जितना ज्यादा आवेश उसकी वजह से उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे सभी ऋण आवेश यहाँ आ गए थे तो उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा था वो इसके बराबर बन रहा था, क्योंकि सभी आ गए थे यहाँ पे, लेकिन इसमें सभी नहीं आ पाते। तो इसका मतलब क्या है, जो ईपी है वो ई वेक्टर इससे ई डैश से कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा। जब कम रहेगा तो हमें इसके अंदर किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, ई नेट बराबर ई डैश ऊपर वाला, ठीक है, बाहर वाला, और अंदर वाला कितना है, ईपी, ये ईपी। तो जब क्या होता है कि ईपी कम मिला, ईपी कम हो जाएगा क्योंकि आवेश कम है, ई डैश ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि परावैद्युत के अंदर, किसके अंदर, परावैद्युत के अंदर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो नहीं होती है। क्या, जीरो नहीं होती है, और चालक के अंदर जीरो होती है। इन दोनों में ये अंतर है, चालक के अंदर जीरो होती है और इसमें क्या, धारा का प्रवाह भी होता है चालक में, लेकिन कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता। तो हमने ये क्या समझ लिया, हमने समझ लिया परावैद्युत। अब देखो, परावैद्युत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब हमें इन परावैद्युत के प्रकार समझना है, कितने प्रकार के हैं। तो ये है दो प्रकार के। पहला होता है ध्रुवीय, क्या, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरा होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय। देखो क्या होता है, आप लोग इसको डेफिनेशन के तौर पे रट लेते हैं बिल्कुल पूरा, लेकिन इसको समझो, यदि इसको समझ गए ना तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब देखो, ध्रुवीय परावैद्युत, इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन का एक एक वर्ड का आपको मतलब समझना है। तो हम जल्दी से समझेंगे। ध्रुवीय में क्या होता है, वे अणु या उन पदार्थों के अणु जिनके अंदर उपस्थित आवेशों के आवेश केंद्र एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। क्या, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। क्या, आवेश केंद्र, आवेश केंद्र का मतलब समझो। माना कि कोई हमारे पास अणु है, ये अणु है, तो ये अणु किसी न किसी धनावेश और ऋण आवेश से मिलकर बना होगा। अच्छा, इसमें धन भी होगा, उसमें ऋण भी होगा, दोनों चीजें होंगी। अच्छा, अब इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आवेश केंद्र क्या होता है। तो आवेश केंद्र ये होता है, हम इसको पहले एक बार और बता चुके हैं। यदि ऋण 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 आवेश इस प्रकार से पूरे में वितरित हों, यदि ऋण आवेश पूरे में वितरित हैं, तो हमें एक
कम से कम त्रिज्या का एक ऐसा गोला बनाना है, कम से कम त्रिज्या का एक ऐसा गोला बनाना है कि जिसके अंदर ये सभी आवेश आ जाएं, कम से कम त्रिज्या का। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इन आवेशों का आवेश केंद्र होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब समझो यहाँ पे जो ध्रुवीय, कौन से ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं, इनके अणुओं में आवेश इस प्रकार से वितरित होता है कि इन आवेशों के धनावेश और ऋण आवेशों के आवेश केंद्र एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पर होते हैं। देखो कैसे, यदि हमारे पास कोई एक अणु है, ठीक है, जैसे हमारे पास HBr है या HCl है, तो H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, कोई हमारे पास अणु है, उसमें आवेश का हम वितरण देख रहे हैं, ठीक है, जैसे माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस माइनस यहाँ है, ये माइनस है, ये माइनस है, एक यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, अब देखो, तो हमें पहले माइनस आवेश का, ऋण आवेश का आवेश केंद्र देखना है। तो इसका आवेश केंद्र देखो, इसका आवेश, ऐसा गोला बनाया हमने कम से कम न्यूनतम त्रिज्या का कि जिसके अंदर सभी ऋण आवेश आ जाएं, आ गए ऋण आवेश। ठीक है, तो इसका केंद्र कहाँ आया, इस गोले का केंद्र आया यहाँ पे। अब हमें देखना है धन आवेश, धन आवेश का हमें आवेश केंद्र देखना है। तो क्या करेंगे, कम से कम त्रिज्या का एक गोला बनाया, ये बना दिया हमने। ठीक है, तो इसका जो प्रभावी केंद्र होगा सभी आवेशों का, वो कहाँ होगा आवेश केंद्र, यहाँ। अब देखो, ये जो दो आवेशों के आवेश केंद्र मिले हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पर हैं। तो इस बिंदु पर हम देखेंगे कि प्रभावी, पूरे की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका प्रभावी केंद्र कहाँ है, ये यहाँ पर। तो इसका टोटल माइनस यहाँ मान लिया हमने, और ये आया प्लस के लिए, यहाँ पे प्लस। अच्छा, अब देखो, एक यहाँ प्रभावी केंद्र, यहाँ प्रभावी केंद्र, तो ये एक डाइपोल का निर्माण करते हैं, किसका, द्विध्रुव का। ठीक है, जब यहां पे ये द्विध्रुव बन जाता है तो वे पदार्थ, कौन से, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके आवेशों के, जिनके आवेश, अणुओं के आवेशों के आवेश केंद्र उनके एक दूसरे कुछ ना कुछ दूरी पर होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। अच्छा, अब अध्रुवीय देखो, अध्रुवीय में क्या होता है, अध्रुवीय में ये होता है कि ये प्लस और ऋण, ऐसे समझ लो, ये माइनस माइनस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और इसमें ही प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये एक समान रूप से ऐसे वितरित है, इस तरीके से वितरित है। यदि हम ऋण आवेशों का यदि आवेश केंद्र देखें तो हमने ये बनाया, इसका आवेश केंद्र यहाँ बना, और धन आवेशों का भी हमने एक गोला और खींचेंगे, तो फिर से हमने धन आवेशों के लिए एक गोला खींचा, और दोनों का केंद्र एक दूसरे के संपाती हो जाए, दोनों के केंद्र एक दूसरे के संपाती हो जाए, तो इस प्रकार के जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये ध्रुवीय अध्रुवीय हो गया। अब थोड़ा सा हम और देखते हैं, इनको यदि ये वैद्युत क्षेत्र में रखें तब क्या होता है। अभी तो हमने थोड़ा सा इनके बारे में देखा, इसके स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब यदि इनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है। यदि हमने ध्रुवीय की बात कर रहे हैं, किसकी, ध्रुवीय की, यदि ध्रुवीय को हमने कहाँ पहले हमने रखा था, पहले कहाँ था, कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक दूसरे से अल्प दूरी पर थे। ठीक है, उनके प्रभावी केंद्र कुछ ना कुछ दूरी पर थे। अब इनको यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यदि चलो अभी नहीं रखते हैं, अभी हमने कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो तब देखो इसमें अणु हैं, तो कुछ अणु होंगे, इनमें माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, एक कुछ अणु है, इसमें प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, इसमें कुछ एक अणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, तो कुछ बना देते हैं हम, यहाँ पे ऐसे होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ दूरी पर आ रहा है ना। अच्छा, ये अभी हमने कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तब की स्थिति ये है। ठीक है, यदि इसको, किसको, ध्रुवीय वाले को यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, इस तरीके से रख दिया हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तब क्या होगा, हम जानते हैं जो प्लस वाला होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, और जो माइनस वाला होता है वो कहाँ गति करता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ पे ये गति तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये बद्ध हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो क्या करते हैं, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेच भी नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये करेंगे क्या, जैसे हमारे पास एक धन आवेश यहाँ है और एक ऋण आवेश यहाँ है, तो यहाँ पे कोई बल लगाए इस तरफ, यहाँ बल लगाए इस तरफ, ठीक है, इस तरफ से खींचे, तो क्या होगा, ये घूम जाएगा, ये क्या करेगा, घूम जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा,
पहले हमारे पास द्विध्रुव था, अब यदि ये घूम जाए, जब ये घूम जाता है तो इसमें क्या आ जाता है, डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। तो अब समझो यहाँ पे इसका क्या होता है, अलग अलग अणुओं का, किसमें हम अभी ध्रुवीय की बात कर रहे हैं, ध्रुवियों के अलग अलग अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अलग अलग अणुओं का, एक एक इंडिविजुअल, ठीक है, अलग अलग का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो होता है। यदि हम इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण निकाले, क्या नेट, जब अभी घूम रहे ना ये, जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो जब इनका नेट निकालेंगे तो इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो कितना हो जाता है, वो 0 आ जाता है। कितना हो जाता है, 0। क्यों हो जाता है, किसी का डाइपोल मूवमेंट इस दिशा में है, किसी का डाइपोल मूवमेंट इस दिशा में है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, सभी का यहाँ वहाँ है, और जब नेट करते हैं तो 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे P बराबर क्या मिलता है, P बराबर 0 मिलता है, ठीक है, परिणामी में। अच्छा, तो इसको आप समझ गए। तो जब ये स्ट्रेच हो जाते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में तो ये कैसा बन जाएगा, फिर अणु कैसे बन जाएंगे, अणु फिर इस तरीके से बन जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, इस तरीके से ये बन जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब अध्रुवीय के लिए देखना है। अध्रुवीय में देखो क्या होता है, इसमें पहले से कोई डायपोल मूवमेंट होता ही नहीं है। क्यों, एक दूसरे संपाती होते हैं, उनके आवेश केंद्र जब एक दूसरे संपाती हैं तो कोई द्विध्रुव बनेगा ही नहीं। जब द्विध्रुव बनेगा ही नहीं तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से होगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता ही नहीं है, क्योंकि पहले कोई द्विध्रुव बना ही नहीं। अब देखो क्या, हाँ, लेकिन अध्रुवीय का विद्युत क्षेत्र के पहले कोई द्विध्रुव नहीं होता है, ठीक है। जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तब द्विध्रुव बन जाता है, ठीक है। द्विध्रुव बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है। और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है अलग अलग का, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही बना होता है क्या, द्विध्रुव। अच्छा, अब समझो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा पहले अध्रुवीय परावैद्युत। इसमें क्या है, ये एक दूसरे के संपाती हैं आवेश केंद्र, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ है, ये इस तरीके से बन गया, प्लस माइनस, जो एक एक अणु, ये एक अणु है, ये एक अणु है, इस तरीके से अलग अलग अणुओं का है, ठीक है। ये जब हमने जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, जैसे ही हमने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये ऐसा हटकर फिर कैसा हो जाएगा, ये एक दूसरे से हल्का सा स्ट्रेच हो जाएंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है। कब, जब हमने इसको कहाँ रखा था, जब हमने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तब यहाँ पे ये होता। तो इसका नेट, इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट वो 0 होता है, और इसका भी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। क्यों, इसमें तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि इसमें पहले तो कोई था ही नहीं डाइपोल, तो अब बना है डाइपोल। जब अब बना है तो डाइपोल मूवमेंट की बात ही नहीं होगी, ठीक है। डाइपोल बना है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जब घूमने लगे चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले था तो घूम गया तो डाइपोल मूवमेंट आया, लेकिन अलग अलग का एक एक अणु का इंडिविजुअल था डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। लेकिन हमने जब नेट किया तो हमारे पास 0 आया। तो ये इस प्रकार से ये परावैद्युत है, ये इस प्रकार से ये सब हमने देख लिया। अब देखो परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे समझो। चल, अच्छा, पहले से ये देखो, ये जो स्ट्रेच हो रहे हैं, ये घूम रहे हैं, डाइपोल बन रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तो ये सभी पदार्थों के साथ एक जैसा नहीं होता है। किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ बिल्कुल नहीं होता। तो इन सब के लिए हमने एक चीज़ बनाई, क्या, परावैद्युतांक, यानी कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। ये इसलिए बनाया जिससे कि हमें पता चले कि उसका जो विद्युत प्रभाव है उसके अंदर बनने वाला वो कैसा है, कितना है, ज़्यादा है, कम है, कैसा है। तो अभी इसको देखते हैं जल्दी से। अच्छा, अब देखो परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
के से, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे के बराबर होता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र और बटे नेट वैद्युत क्षेत्र। नेट क्या है? जो आपने मीडियम लिया है, जो वस्तु ली है उसके अंदर। अच्छा परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं? परावैद्युत पदार्थ क्या हैं? प्लास्टिक है, पानी है, मोम है, अभ्रक हैं, ये सब क्या हैं? ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है, इनको क्या है, पानी यानी अभ्रक, मोम, तेल, इनको यदि आप वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो इनमें प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ई नॉट अपॉन ई नेट, तो ये के क्या है? परावैद्युतांक है और सभी के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा लेकिन आपको दो को लिए अच्छे से समझ लो, बाकी सबके लिए समझ जाओगे। जो चालक होता है इसको अच्छे से याद रखना बिल्कुल। चालक के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। और वायु या निर्वात के लिए 1 होती है और वायु के लिए भी लगभग 1 ही मानकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होना है यहाँ पे, हम फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम बोलते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, निर्वात हो, तो यहाँ पे के हटाकर हम 1 कर देते हैं तो ई बराबर ये आ जाता है। इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि वायु के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे यदि हमारे पास कोई मीडियम हो, तो वहां पर जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए हो जाता है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्या है? के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने जो मीडियम रखा है तो उसका परावैद्युतांक कितना है। तो अब हमें इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि हम ई नॉट अपॉन इसको कर दें, यदि हम इसको एक दूसरे के बटे में कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, के बचेगा। तो ये के 1/k है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला यही वाला बन जाएगा यहां से फिर। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला यहाँ पे कि चालक के लिए अनंत होता है के की वैल्यू, और वायु या निर्वात के लिए 1 होती है। तो ये कैसे होती है इसको जल्दी से समझ लो। इसको जल्दी से समझो क्या होता है। हमने बोला था यदि किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बन जाता है और उसके अंदर बन जाता है। तो नेट हमें बाद में निकालना होता है, कितना नेट। अच्छा यदि हमारे पास चालक आता है, क्या होता है चालक, तो चालक के लिए यहाँ पे बाह्य वैद्युत, अभी हमने देखा था चालक में क्या करते थे, चालक को वैद्युत क्षेत्र में रख देते थे और यहाँ पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र कितना था, ई डैश था, और जो ई नेट आया था चालक के लिए वो कितना आया था, 0। ठीक है, यही तो आया था। और हम जानते हैं के बराबर कितना होता है, के बराबर होता है ई नॉट अपॉन ई नेट। ठीक है, ये होता है ई नॉट क्या होता है, वायु में वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे कितना है वायु में वैद्युत क्षेत्र, जो यहाँ पे चालक नहीं है, बाहर कितना है ई डैश, तो हमने ई नॉट की जगह ई डैश कर दिया। ठीक है, अच्छा लेकिन इसके अंदर ई नेट कितना आया, ई नेट आया 0, तो यहाँ पे ई नेट आ गया 0। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो वैल्यू कितनी मिलती है, अनंत। इस प्रकार से यहाँ पे अनंत आ जाता है के की वैल्यू, किसके लिए, चालक के लिए। अब वायु देख लो, यदि कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने यहाँ पे वायु है, आपने छोटा सा ऐसा पार्ट बना लिया वायु का, ऐसा आपने इमेजिन कर लिया, ये वायु का इतना सा एरिया हमने ले लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें देखना है चीजें। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर वायु में तो कोई आवेश होता नहीं, हवा में तो कोई आवेश है नहीं, कोई पदार्थ है नहीं है। ठीक है, यदि निर्वात ले लें तब की समझो। अच्छा ठीक है, निर्वात है तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं है। अच्छा वायु में थोड़ा बहुत जो गैसेज होती हैं उसके आयन होता है, उनकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा यदि आवेश रखा हो तो उसके थोड़ा सा दूर में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बनती है। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम लगभग में के की वैल्यू 1 लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो के की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होती इसीलिए। ठीक है, क्योंकि हवा में कुछ ना कुछ गैसेज वगैरह है तो उनकी कुछ ना कुछ आयंस वगैरह होते हैं। अब देखो यदि हमने यहाँ निर्वात लिया तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं, यदि कोई आवेश नहीं होगा तो इसके अंदर
कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं पाएगी। अच्छा, बन नहीं पाएगी। और बाह्य कितनी है, बाह्य है ई डैश, और अंदर वाली कुछ बन नहीं पाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो इसका जो ई नेट आता है, ई जो नेट आता है वो उतना ही आ जाता है जितना ये बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आ गया ई डैश। ठीक है, तो यहां पर हम फिर के की वैल्यू यहां रखेंगे, बाह्य वाली कितनी है, ई डैश, और जो नेट बना, नेट कैसे बनता है, बाह्य और माइनस अंदर वाला कुछ बन नहीं रहा, जीरो है, तो ई डैश माइनस जीरो करेंगे तो ई डैश ही आ जाएगा। तो ई नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई डैश। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो ये दूसरे कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो जाएगा वन। तो इस प्रकार से यहाँ वायु या निर्वात के लिए जो आ जाता है बना जाता है। ठीक है, अच्छा, और जब क्या होता है, वायु है, वायु में गैसेस होती हैं, तो गैसेस में कुछ ना कुछ आवेश यहां से यहां हो जाता है। ठीक है, यहां से यहां आता है, तो हमारा जो ई नेट होता है वो ई डैश नहीं आता, वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो यहाँ पे कम वैल्यू वाली वैल्यू रखेंगे, कम वाली वैल्यू रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा कैंसिल नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कैंसिल करेगा, तो चलिए फिर कुछ वन की जगह कुछ समथिंग वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। हमने आज देखा परावैद्युत, परावैद्युतांक। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण के बारे में समझेंगे। ठीक है, वैद्युत ध्रुवण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।